बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 2 मेरे संग की औरतें का आगे का भाग। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वह उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है, जब जुनून आज़ादी का हो, उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस देश से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताब पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी, जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। मतलब जो लेखिका की माँ है, उसके संदर्भ में बताया गया है। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है, बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। मतलब कि लेखिका, उसकी माँ, पिताजी और जो भी भाई बहन थे, वो सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचार से काम करते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मतलब लेखन लिखने लगे। लिख से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। मतलब कि मन का करने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा ने फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएगी तो वह तीसरी दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू, मतलब जो पोते की जो बहू है, का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच
पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढते न मिली। यह भी न कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँजी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ साथ सीधा तार जुड़ा हुआ था, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उनका उन्हें भी गुमान न रहा, मतलब कि उनको पता नहीं था, क्योंकि जो लेखिका की परदादी थी उन्होंने ये इच्छा मांगी थी कि उनके घर में लड़की हो, परंतु जब उनके घर में लगातार 5 लड़कियां हुई तो वह भी हैरान रह गई। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। दीदार मतलब देखना। जो परदादी है लेखिका की, उनकी इच्छा थी कि लड़की हो, परंतु लगातार 5 लड़कियां हुई तो सभी देखते रह गए। और उसके बाद में एक घटना और है जिसमें दादी की वजह से जो चोर था वह अच्छा आदमी बन गया था। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी, मतलब कि लेखिका की दादी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वह अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगराफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था, मतलब उसने कई जुगत लगाई, उसके बाद में वो वहाँ घर में आया था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर ने के दबे पाँव की आहट से खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं, चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं, चोर झिंझकर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोलकर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांध रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भाग। भगवान से उनका तार जुड़ने होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भाग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। तो जो चोर था वो डर के मारे सब सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छानकर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी?
कहाँ न रगड़कर ही लीजो, सब नाच गान में लगे हुए हैं, तो तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा। भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा। पहरेदार ने धर दबोचा मतलब पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँझी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लग गया। रोमांचक धंधा मतलब चोरी का धंधा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। तो बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।